हमने हाँ क्लियर है, सही है बेटा। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था मैं आपको एक बार वर्बली रिवाइज करूंगा, या मेरे पास बोर्ड पर कुछ स्लाइड्स हैं उसको रिवाइज करेंगे। आज से आपको डीपीपी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। डीपीपी क्या है देखो हम कैसे पढ़ते हैं, जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको 1, 2 या 3 लेक्चर तक कुछ बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद प्रॉपरली आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर अभी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। वो बेसिक आपके चैप्टर से रिलेटेड ही है, इसी चैप्टर के बेसिक आपको पढ़ा रहा हूं और उससे आपको मतलब चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरी बात यह है बेटा, जिन लोगों ने आज ही बैच ज्वाइन किया है या उनको थोड़ा सा लास्ट लेक्चर एक बार ओरिएंटेशन देख लेना, मैंने कितने चैप्टर में कहां से क्या पढ़ना है वो सारा बताया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल के कुछ बेसिक पढ़ाए थे, मैं उन पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर रहा हूं। मैंने वहां पर एक प्रॉब्लम देखी थी बच्चों को लिग्निन को लेकर, उसको मैं फिर से डिस्कस करूंगा। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अब आप कोई चैट नहीं करेंगे, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सब लोग देख पा रहे हैं। जो नहीं देख पा रहे हैं एक बार जाकर बाहर ऐप में वापसी अंदर आइए, देख पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक देखो आपको पढ़ना कैसे है, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आप कोई चैट नहीं करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप चैट पे ध्यान रखोगे तो लेक्चर पे ध्यान नहीं आएगा। आपको जब तक ना बोला जाए, बेटा होता क्या है जब हम बैच स्टार्ट करते हैं मुझे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, तो जब तक आपको ना बोला जाए आप चैट नहीं करोगे। क्या इस बात से एग्री कर रहे हैं? जब मैं पूछूं तब आप यस नो बताओ, या आप मुझे ये बताओ कि सर ये समझ आया या नहीं आया, मैं रिपीट करूंगा। क्लियर है? तो आप चैट नहीं करोगे जब तक बोला जाए। क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? यस लिखो चैट में फटाफट से, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सही है। तो अब हम लाइव क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कल हमने जो पढ़ा था, अब चैट रोक दो, बिल्कुल चैट रोक दो। एक भी बच्चा चैट में कुछ नहीं लिखेगा। ध्यान से मेरी तरफ सुने, जो बच्चे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं ध्यान से फोकस करके सुने। नोट्स कैसे बनाने हैं मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा। कल मैंने आपको सेल पढ़ाया था, सेल क्या होता है। मैंने आपको कहा था कि बेटा आपने क्लास 9th में 10th में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लियर क्लियर ध्यान से सुने बेटा। मैंने आपको यह पढ़ाया था कि कल जो क्लास थी आपकी, ध्यान सुनेंगे क्या हुआ था। मैंने आपको यह पढ़ाया था कि भाई कल जो था मैंने आपको सेल के कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे। मैंने ये बोला था कि सेल क्या होता है बेटा, सेल एक चैम्बर होता है। चैम्बर कैसा चैम्बर? चैम्बर मतलब कंपार्टमेंट। जैसे क्या होती थी बेटा पुराने टाइम में जेल को, या अभी भी जेल को हम सेल कहते थे। सेल का मतलब क्या होता है, उस पर्सन को जिसको सजा मिली है उस पर्सन को हम जेल में डालकर आइसोलेट कर देते थे। तो सेल का भी यही मतलब होता है। कोई चैट ना करो प्लीज, मेरी बात मानो ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ध्यान से सुने बेटा, हम ये कहते हैं कि सेल क्या होता है, एक तरह का कंपार्टमेंट होता है। पुराने टाइम में या अभी भी हम सेल जो जेल को कहा करते थे, सेल का मतलब होता है कि हमने उस आदमी को जेल में रख दिया और उसको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर दिया। वहां से हमने वर्ड उठा लिया, मान लो सेल। सेल जो होता है एक तरह का चैम्बर है जो बाहर और अंदर के रिएक्शंस को अलग करता है। हुआ क्या था बेटा, जब लाइफ आई थी उससे पहले, लाइफ के आने से पहले हमारे पास ओशियंस, ओशियन समझ में आता है, समुद्र, पानी, उसके अंदर काफी सारे रिएक्शंस चल रहे थे। क्लियर है? ध्यान सुने बेटा, काफी सारे रिएक्शंस चल रहे थे। जब सेल आया तो एक स्ट्रक्चर बना मेम्ब्रेन, जिसने बाहर और अंदर के स्ट्रक्चर को अलग कर दिया। कोई चैट नहीं करो, सिर्फ सुनो ध्यान से। अब देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने ये बोला कि लास्ट क्लास की रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आपको यह बोला था कि सेल किस में इवॉल्व हुआ था। याद करिए, सेल इवॉल्व हुआ था किसमें? पानी में। सेल का क्या मतलब होता है? कंपार्टमेंट, जो बाहर होने वाले रिएक्शन को, जैसे मान लो बाहर रिएक्शन हो रहा है, पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में। देखो बेटा, पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में, पी क्यू में कन्वर्ट हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में।
तो बाहर होने वाले रिएक्शन को अंदर होने वाले रिएक्शन से अलग करने के लिए सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसे मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल का मतलब कंपार्टमेंट है जहां अंदर होने वाली अभिक्रियाएं, रिएक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम आउटर साइड। ये हमने आपको बोला था। दूसरी चीज हमने बोली थी कि सेल जो था वो पानी में इवॉल्व हुआ, मेम्ब्रेन सेपरेट। ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बोला था कि ये जो मेम्ब्रेन है ये एक ऐसी चीज की बनी हुई है जो पानी को रिपेल करती है। रिपेल क्या होता है? दूर फेंकती है। उस केमिकल का नाम है लिपिड। तो हमने कहा कि ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। और ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लिपिड की। तो ये हमने बोला। तो मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। क्लियर है? और ये लिपिड की लेयर कैसी है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग। अब आप में से जो बच्चे कल आए थे मुझे बताओ, क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हैं यहां पर? अब मुझे चैट में लिखकर यस और नो बता दो बस। क्लियर है बेटा? अजय कश्यप बेटा बहुत अच्छी बात है। यहां तक क्लियर है एकदम? हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग। बेटा तेरे को लेक्चर जब समझ में आएगा जब ध्यान से सुनेगा। अगर आप में से किसी बच्चे का कल का लेक्चर छूटा है, पेशेंस के साथ आज का करो। आज का आपको 70-80% तक आराम से समझ आ जाएगा। कल वाला दोबारा देखना, फिर आ जाएगा लेक्चर, सारा समझ आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना है। क्लियर है? हां बेटा, अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुने, आगे की बात करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, हमने आपको यह समझाया कि सेल का मतलब कंपार्टमेंट होता है जो किसका बना हुआ है? जिसकी मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। लिपिड की ये जो मेम्ब्रेन है, ध्यान सुने। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं व्हाट इज मेम्ब्रेन, अब चैट रोक दो। मेम्ब्रेन क्या है? सबसे पहले किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ लिपिड। मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है बेटा? मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड की। लिपिड क्या है? एक तरह का केमिकल है जो वाटर रिपेलिंग है, मतलब उसको मैं हाइड्रोफोबिक कहता हूं। क्या यहां पर क्लियर है? दूसरा, इस मेम्ब्रेन का रोल क्या है? ये मेम्ब्रेन क्या काम करती है? बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। तो इट सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट। आउटर मतलब बाहर और इनर मतलब अंदर। आउटर और इनर एनवायरनमेंट के बीच में एक तरीके से सेपरेशन लाती है। इसको ये रोल बता दिया मैंने, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको कहा यह चीज मेम्ब्रेन है जो अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। और यह मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की, जो पानी को रिपेल करता है, क्योंकि अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। अंदर के पानी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अंदर के पानी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं सेल के अंदर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझना है। दूसरी बात आपको यह समझनी है बेटा कि बाहर और अंदर चीजों को मूव कराने के लिए मुझे कुछ खास तरह के गेट की जरूरत पड़ती है। मैं रिपीट करूंगा। अगर देखो आप में से बेटा जो बच्चे इन टर्म्स को नहीं समझ पा रहे हैं, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो पानी से दूर जाए, फोबिक मतलब रिपेलिंग। तो हाइड्रोफोबिक में लिपिड है, फैट है, ऑयल है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये खुद लिपिड की है। तो अगर कोई लिपिड का मॉलिक्यूल है वो आराम से अंदर चला जाएगा। अगर कोई चीज लिपिड है वो मेम्ब्रेन को बिना कुछ कहे आराम से आर पार चला जाएगा। मैंने आपको यह समझाया था यदि किसी सेल को जिंदा रहना है तो उसको बाहर से चीजों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। अपने अंदर लाने के लिए क्या करना होगा बेटा उसको? अगर वो चीजें हाइड्रोफोबिक हैं तो वो लिपिड की लेयर को ऐसे का ऐसा पार कर देंगे। लेकिन कुछ चीजें पानी में घुलती हैं, पानी के साथ अट्रैक्शन रखती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये कैसे जाएंगे सेल के अंदर? इसके लिए एक चैनल होता है जिसे प्रोटीन का चैनल कहते हैं। मैं चैट नहीं देख रहा हूं, कोई फायदा नहीं होगा। चैट तभी करनी है जब मैं बोलूं आपसे। प्रोटीन का चैनल होता है। तो मैंने बोला आपको कि अगर किसी हाइड्रोफोबिक चीज को ले जाना है तो मेम्ब्रेन के आर पर आसानी से चला जाएगा। क्लियर है? मेम्ब्रेन खुद किसकी बनी है? लिपिड की, जो पानी को रिपेल करती है। इसीलिए अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। ये बैरियर का काम कर सकती है। बैरियर मतलब अलग रख सकती है। क्या ये चीज क्लियर है बेटा?
ठीक है यहां तक? अब सुनो ध्यान से, जो बच्चे लिख रहे हैं नोट्स कैसे बनानी, ये लास्ट क्लास का ही है। आप इसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा तब आप लास्ट क्लास के नोट्स में नोट कर लेंगे, बाकी तो ये लास्ट क्लास का ही है। दूसरा, हाइड्रोफिलिक चीज कौन है? ग्लूकोज, सोडियम, और इसके लिए चैनल होते हैं। ये चैनल किसके हैं? प्रोटीन के बने हुए। अब यहां पर एक बच्चे का सवाल था, बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, ये प्रोटीन का जो चैनल है ना, ये अंदर से हाइड्रोफिलिक होता है। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है? मैंने क्या पढ़ाया? सिर्फ एक चैम्बर, सेल, बाहर भी पानी, अंदर भी पानी। अंदर के पानी का नाम साइटोप्लाज्म। लिपिड की लेयर मेम्ब्रेन की बनी हुई है। बाहर से चीज अंदर लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? चैनल की जरूरत पड़ेगी। कौन सी चीजें लानी है? हाइड्रोफिलिक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? नहीं आई तो डाउट बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है बेटा? बेटा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म अभी कराएंगे, अभी पहले बेसिक चीजें समझो। बेटा जिनको ऑडियो वीडियो नहीं आ रही है और चैट में लिखे जा रहे हैं वो एग्जिट करके एंटर करें। तानिया जायसवाल क्यों नहीं आया बेटा? बेसिक सी बात समझ में आ गई। सेल कंपार्टमेंट, मेम्ब्रेन किसकी बनी? लिपिड की। बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। चीजों को मूव करने के लिए क्या चाहिए? चैनल चाहिए। हां, अब लिपिड की बाइलेयर, सिंगल लेयर सब बताएंगे। बेसिक तक क्लियर होना चाहिए यहां तक। इसका मतलब क्या होगा? वो जो प्रोटीन के चैनल हैं वो गेट की तरह काम करेंगे उन चीजों को मूव कराने के लिए जो आमतौर पर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाती। ठीक है? ठीक है, अब जरा एक बार मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के साथ इसको ले लेता हूं आपके लिए। एक डायग्राम के साथ ले लेता हूं ताकि बच्चे जिनको थोड़ा सा भी डाउट हुआ, मुझे एक चीज बताओ, सोच के बताना। इधर देखो बेटा, एक डायग्राम के साथ ले लेते हैं आपके लिए। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, दिस इज सेल, ध्यान से देखना। दिस इज सेल, सेल है, यहां पानी है, यहां पानी है, हां सर पानी है, ठीक है। पानी के अलावा इसमें काफी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ये रिएक्शंस चल रहे हैं। ये क्या है? रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो इस पानी का नाम मैंने क्या रख दिया? साइटोप्लाज्म रख देते हैं अभी तो। क्लियर है? बाहर भी पानी है, तो अंदर और बाहर के पानी को अलग करने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए जो पानी को रिपेल करे, तो वो क्या होगी? लिपिड की लेयर होगी। इस लिपिड की लेयर को हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेम्ब्रेन। और ये किसकी मेम्ब्रेन है? सेल की। ये चीज समझ में आ गई? लिपिड की लेयर वाटर को रिपेल करती है, इसीलिए वो दोनों जगह के पानी को, यहां और यहां के पानी को अलग कर सकती है। फिर मैंने आपसे बोला कि मान लो ये जो केमिकल है, ये ग्रीन वाला, ये जो केमिकल है, और ये पिंक वाला जो है, ये दो अलग अलग केमिकल है। मान लो ये वाला जो केमिकल है ये लिपिड का है खुद, तो लिपिड लिपिड की मेम्ब्रेन को डायरेक्टली पार कर लेगा ऐसे, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक अपने जैसी चीजों को घोल लेता है। और अगर मैंने आपसे कहा, बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, जिस बच्चे को लग रहा हो सर स्लो पढ़ा रहे हैं, वेट कर बेटा थोड़ा सा, मैं पढ़ाऊंगा सारा, तेरा सिलेबस भी टाइम पे खत्म होगा, मुझे समय दे सारे बच्चों को साथ करने का बस, क्योंकि सारे बच्चे मेहनत करेंगे तभी आपको भी रहेगा, कंपटीशन बढ़िया बनेगा। इधर देखो ये चैनल है, तो ये वाली चीजें क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होती है? वाटर लविंग चीजें हैं, तो उसको ले जाने के लिए क्या है? चैनल चाहिए। क्या ये डायरेक्ट जा सकती थी? नहीं जा सकती थी। इसको ले जाने के लिए चैनल चाहिए, गेट चाहिए, और ये चैनल किसका बना होता है? प्रोटीन का। मैंने इतनी बात दोबारा समझा दी। मुझे बताओ क्या आपको कोई डाउट है? बताओ अब बताओ मुझे। बेटा ऐप में क्वालिटी लाइव में शायद चेंज नहीं होती है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, तो थोड़ा डाटा सेव करके रखा करो, आप इधर उधर मत खर्च किया करो। मैं इस बात की आपको क्लियर बोल रहा हूं, अगर कुछ ऐसा फीचर आता है तो आपको बता दिया जाएगा। अभी मेरे ख्याल से शायद नहीं है। यहां तक क्लियर है ना बेटा? बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से। आप में से बहुत सारे बच्चों ने 9th क्लास भी ठीक से शायद नहीं पढ़ी है। मेरा रोल है आपको 2-3 क्लास में वो सारी चीजें समझा दूं, फिर हम आराम से सारी चीजें कर पाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, है ना?
बेटा ब्रिज कोर्स में हो सकता है आपने पढ़ा हो, पर ब्रिज कोर्स में कुछ मैं अलग नजरिया दे रहा हूं आपको चीजों को देखने का। बस आगे आ जाओ। फिर मैं कहता हूं यार डीएनए क्या होता है। आपने डीएनए वर्ड सुना हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। आपने डीएनए वर्ड सुना हुआ है, डीएनए क्या होता है। मैंने आपको एक चीज बोली यहां पर, मैंने आपको बोला कि इनसाइड सेल कुछ केमिकल, बेटा अभी कुछ नहीं लिखना किसी को। इनसाइड सेल सम केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सम क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से। ये जो सेल है ना बेटा, ये लाखों सालों में इवॉल्व हुआ है। अब कोई चैट नहीं करो, सुनो। ये जो सेल जो है ये लाखों सालों में इवॉल्व, अभी आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है। ये सेल लाखों सालों में इवॉल्व हुआ है। इसके अंदर होने वाले जो रिएक्शंस हैं वो एक स्पेशल टाइप के रिएक्शंस हैं। इनको इवॉल्व होने में लाखों साल लग गए। तो हमें क्या करना होता है, इस इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्लास में भी बोला था आपसे, जो आपकी किताबों में बातें लिखी हैं वो 100, 200, 500 साल की रिसर्च है, लेकिन आपको उसे 1 साल में पढ़ा दिया जाता है। अब मान लो मुझे वही इंफॉर्मेशन की कॉपी बनानी है तो मैं बुक की फोटो कॉपी कर सकता हूं। सेम चीज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि किसी भी सेल में क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी, इसके लिए एक मॉलिक्यूल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, इसे डीएनए कहते हैं। तो डीएनए का काम क्या हो गया? डीएनए स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? जैसे मैं आपको क्लियर कहता हूं, हाथी का बच्चा हाथी जैसा बनेगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा बनेगा। ये जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा अगले साल। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि डीएनए के अंदर एक इंफॉर्मेशन स्टोर है कि सेल कैसा बनेगा। समझो ध्यान से, सेल में क्या क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर है। तो लास्ट क्लास में हमने यही बात करी थी, व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए देखने में कैसा होता है, पहले ये देखो। देखने में डीएनए में 2 अलग अलग धागे होते हैं जो आपस में उलझे हुए होते हैं। ऐसे 2 धागे को कहते हैं डबल स्ट्रैंड। मेरी बात समझ में आई? डीएनए देखने में कैसा होता है? डीएनए देखने में डबल स्ट्रैंड होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान सुने बेटा, मैं आपसे कहूं कि रोटी कैसी होती है, आप कहोगे सर गोल होती है, सब जगह गोली खाते हैं, तू चकोर बना ले बेटा, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मेनली सभी प्रकार के जीवित ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए इज डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड का मतलब उसमें 2 धागे होते हैं। कुछ बच्चे आएंगे कहेंगे सर सिंगल स्ट्रैंड भी होता है, कुछ भी हो सकता। मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। उसका रोल क्या है? वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। इसीलिए स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ, हम कह सकते हैं जीन, जीन की फॉर्म में। इसीलिए डीएनए इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मटेरियल। उसको क्या नाम दे सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल का नाम दे सकते हैं। अब ये लास्ट क्लास में नहीं बताया था तो आप अपने नोट्स में कहीं ऐड कर लो, लास्ट क्लास वाले में कर सकते हैं। अब सुने ध्यान से, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? 2 धागे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं उसे डबल स्ट्रैंड। दूसरा, डीएनए केमिकली क्या है? जैसे मैंने कल भी बोला था आपको, ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये केमिकल किस केमिकल का बना है? मैं कहूंगा प्लास्टिक का। इसका काम क्या है? लिखते हैं। ऐसे डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड। जैसे प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, हमारे पास अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ऐसे डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। काम क्या करता है ये बता दिया। सभी प्रकार के सेल्स में डीएनए होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? व्हाट इज सेल? मेम्ब्रेन का बना हुआ। किसकी मेम्ब्रेन? लिपिड की। क्या चीज मूव करेगी? कोई भी हाइड्रोफिलिक ले जाने के लिए चैनल होगा। हर एक सेल में डीएनए होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि सेल में क्या कराना है। डीएनए में कितने धागे होते हैं? 2, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डबल स्ट्रैंड बोलते हैं। डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है किस फॉर्म में? जीन होती है, जीन की फॉर्म में। और इसीलिए उसको हम डीएनए को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? यस लिखो अगर हां, अगर नहीं आ रही हैं तो नो भी लिख सकते हो, पर प्रॉपर नो लिखने की जगह आप डाउट ही पूछ लो सीधे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी बच्चा ऐसा फील करता है कि उसे ज्यादा आता है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे देना बस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए और जीन? अगर ये आंसर आप अपने अंदर खोजो तो आपको शायद मिले, पर मैं एक बहुत स्पेशल इसका उदाहरण बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा।
ध्यान सुने, व्हाट इज डिफरेंस। बहुत सारे बच्चे ऐसा फील करते हैं, जो गांव के होंगे, जो दूर से, बहुत दूर से बैठे कहीं मुझे देख रहे होंगे कि यार हम इन बच्चों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे। नहीं, घबराना नहीं है बेटा, एक एक चीज समझ में आएगी, आप कर पाओगे, पर आपको पेशेंस लेके पूरा ध्यान से सुनना है। मैं बस चैट में आपसे एक जवाब जानना चाहता हूं। आपने डीएनए शब्द सुना है, आपने जीन शब्द सुना है, उन दोनों में अंतर बता दो। What is difference between gene and DNA? What is difference between gene and DNA? मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे आंसर करें। मैं कुछ आंसर पढ़ लेता हूं। जीन इज स्पेशल सेगमेंट ऑन क्रोमोसोम, कुछ बच्चे का कहना है। जीन इज सेगमेंट ऑफ जीन, जीन इज कॉन्स्टिट्यूटिव डीएनए, जीन कैरी स्पेसिफिक जीन। अरे क्या क्या लिखते हो बेटा, वाह, काफी सारी चीजें लिख दी आप। थोड़ा सा मेरा नजरिया देखो क्या है। मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके घर में रूम में फैन है कि नहीं है? हां सर है फैन। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने ये डीएनए बना दिया। हां सर डीएनए दिख रहा है, मुझे डीएनए दिख रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, यहां पर देखना ध्यान से। मेरे पास इस डीएनए को एक बार समझने की कोशिश करना। इतने बड़े डीएनए को मैं जीन कह रहा हूं क्योंकि इसमें एक इंफॉर्मेशन है, मतलब इसमें मान लो एक रिएक्शन की इंफॉर्मेशन है। इतने वाले को भी अलग जीन कह रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जीन डीएनए पर होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोला मैंने बोला डीएनए एक बहुत लंबा थ्रेड होता है। कितना लंबा होता है आपको बताऊंगा मैं अभी। डीएनए एक बहुत लंबा धागा होता है, डबल धागे होते हैं। उस पे उसके एक पार्ट को हम जीन कहते हैं। जीन और डीएनए में अंतर जानो, मैं बताता हूं आपको कैसे। मुझे बताओ जरा, क्या ये डीएनए नहीं है? हां ये डीएनए भी है। क्या ये जीन नहीं है? जीन भी है। पर डीएनए और जीन में अंतर क्या है, जरा सोचना मेरी बात। आपके घर में पंखा है? हां सर है पंखा। अगर आप फैन को देखोगे, नाउ फैन इज अ स्ट्रक्चर। फैन क्या है? एक स्ट्रक्चर है। जब उस फैन से हमें हवा लगती है तो हवा क्या हो गया? उसका फंक्शन हो गया ना। ऐसे ही डीएनए एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब उसके उस स्ट्रक्चर में कोई इंफॉर्मेशन हो उसे हम कहते हैं जीन। तो डीएनए स्ट्रक्चर है, जीन उसका फंक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे फैन क्या है? स्ट्रक्चर है, उसमें काफी सारी चीजें हैं, लेकिन उससे जो हवा लगती है वो क्या है? वो उसका फंक्शन है। ऐसे ही डीएनए एक धागा है, उसका जो फंक्शन है, मतलब जीन क्या होती है? कुछ काम करती है। काम क्या करती है? उसमें इंफॉर्मेशन होती है। क्या मेरी बातों से एग्री कर रहे हो? समझ आ रहा है? क्या सोच पा रहे हो कि नहीं बताओ? बोलो जल्दी, बोलो बेटा जल्दी सोचो, ऐसे सोचो। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या मैं फैन में से हवा हटा सकता हूं? नहीं हटा सकता, मुझे फैन ही तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे डीएनए में से जीन निकाल नहीं सकते, वो डीएनए का ही पार्ट होती है। लेकिन जीन फंक्शन है, डीएनए स्ट्रक्चर है। क्लियर है बेटा? बताइए। सोचो, खुद से सोचो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो फोन जो है स्ट्रक्चर है, इससे हम बात कर रहे हैं, वो उसका फंक्शन है। तो डीएनए क्या है? एक धागा है, ये डीएनए है। अब इस पर अगर इतना बड़ा सेगमेंट कोई काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन रखता है, देन इट इज जीन। क्लियर आ गया समझ में? बताओ जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, हम ये कह सकते हैं जीन इज प्रेजेंट ऑन डीएनए, और जीन डीएनए की ही बनी है, लेकिन जीन फंक्शन है, डीएनए स्ट्रक्चर है। बेटा सोचने की तरीके को लाओ ना, आप अपने अंदर सोच डेवलप करो। आप जब तक सोचोगे नहीं, समझ नहीं आएगा। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि सभी प्रकार के सेल में डीएनए होना चाहिए। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर है। किस तरह की इंफॉर्मेशन की सेल में क्या क्या कराना है। तो डीएनए बहुत लंबा थ्रेड है, तो उसमें इंफॉर्मेशन छोटे छोटे पार्ट्स में है। वो जो पार्ट है इंफॉर्मेशन के, उन्हें हम जीन कह रहे हैं। तो जीन काम हो गया डीएनए का। डीएनए तो स्ट्रक्चर है, उसका काम क्या है? जीन है। हां, मैंने बता दिया इसको, आपको 2 बार बता दिया बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब यहां से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और मैं आपको कल सेल वॉल के बारे में बता रहा था, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कल आपको सेल वॉल के बारे में बताया था, सेल वॉल क्या होती है, कैसी होती है। ध्यान से देखो, मैंने ये एक सेल बनाया है, ध्यान से सुने बेटा, मैंने एक सेल बनाया है। इस सेल के अंदर, ध्यान सुनेंगे, ये सेल के अंदर ये जो चीज है ये सेल मेम्ब्रेन है। मैं आपको सेल वॉल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने समझा था और आप दोबारा से समझोगे मेरे कहने से। ध्यान से देखो बेटा, देखो मेरे को यह समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसे मैं सेल मेम्ब्रेन कह रहा हूं, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है। किसी भी सेल में, ध्यान से सुने, किसी भी सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ध्यान सुनेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, इस चीज को समझो, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड मतलब एक सख्त स्ट्रक्चर होता है, उसे सेल वॉल कहते हैं। यह स्ट्रक्चर सेल वॉल कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाले को सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, इसे सेल वॉल कह रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल समझ में आता है, इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, लेकिन इसके बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो उसको क्या देता है बेटा, शेप देता है। आप जरा ऐसे देखो कि सेल मेम्ब्रेन की अपनी कोई शेप नहीं है, सेल के बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो उसको शेप दे रहा है। उसको क्या दे रहा है, शेप दे रहा है, उसे कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होती है, पहला रिजिड मतलब हार्ड होती है, दूसरा शेप देती है, तीसरा अगर इस सेल के अंदर पानी ज्यादा हो जाए, इस सेल में बाहर से पानी आ जाए, बाहर से पानी आने के बाद सेल फूलेगा, तो सेल को फटने नहीं देती। फटने का मतलब सेल फटता नहीं है। फट कैसे जाएगा, जब बैलून में तुम हवा भरोगे तो बैलून फट जाता है ना, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन को जानो। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, उसमें अगर पानी जाएगा तो वो फट जाएगा। उसको सपोर्ट कौन देता है बाहर से, सेल वॉल। तो सेल वॉल सपोर्ट देती है। आप जरा देखो ध्यान से, दिस स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। तो सेल वॉल में वैसे बहुत गैप होता है, चीजें मूव कर सकती है। जैसे मान लो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, देखो पानी के मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाए, क्या पानी के मॉलिक्यूल इस गैप में से बाहर से अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, जिसमें चीजें घुलती हैं। मान लो ये सोल्यूट ग्लूकोज है, ये भी छोटा है, ये भी सेल वॉल से पार जाएगा, पर यहां पर उसके लिए क्या लगा रहेगा, यहां पर लगा रहेगा चैनल। ग्लूकोज के लिए क्या लगा रहेगा, चैनल। वो फिर चैनल से अंदर जाएगा। आप समझे ध्यान से, ये चैनल से फिर वो अंदर जा रहा है, ये देखो यहां से। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सेल वॉल हार्ड होती है, अंदर से जब दबाव लगता है पानी का तो ये बचाती है, ये कोई डाउट नहीं। लेकिन ना वो पानी को रोकती है, वो ना छोटे सॉल्यूट को रोकती है। सेल वॉल सिर्फ बड़ी चीज को रोक सकती है, इसको जाने नहीं देगी। ना पानी को रोकेगी, ना किसी सॉल्यूट को रोकेगी, क्योंकि सेल वॉल में बहुत ज्यादा ऐसे गैप होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? आप ऐसे सोचो कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पॉलिथीन जैसा है। पॉलिथीन समझ में आता है, घर में जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वैसा है। इसके बाहर सपोर्ट देने के लिए मेरे पास सेल वॉल है, बाहर है, ठीक है, पर उसके बीच में इतने सारे गैप होते हैं, वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो जब अंदर पानी भरेगा और बाहर की तरफ दबाव लगेगा तो बचाएगी। तो अगर आपसे कोई कहे कि सेल वॉल के रोल बताओ, तो सेल वॉल मुझे बताओ क्या रिजिड होती है? हां सर, रिजिड होती है। सेल वॉल हार्ड रिजिड हो गई, ये प्रोवाइड करती है शेप, क्योंकि फ्लेक्सिबल चीज की अपनी शेप नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ जाएगी, कोई शेप नहीं, प्रोवाइड शेप करेगी, ये शेप देगी सेल वॉल। तीसरा, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, ये फटने से बचाएगी। किसको फटने से बचाएगी? सेल को फटने से बचाएगी। कौन बचाएगी? सेल वॉल बचाती है। चौथा, कोई बड़ी चीज सेल के अंदर ना चली जाए, मेम्ब्रेन के आसपास ना आ जाए, तो प्रिवेंट करेगी एंट्री ऑफ लार्ज सब्सटेंस। प्रिवेंट एंट्री ऑफ लार्ज सब्सटेंस, लार्ज मॉलिक्यूल लिख देते हैं। क्या आपको सेल वॉल के बारे में सारे पॉइंट क्लियर हुए? सेल वॉल हार्ड स्ट्रक्चर होता है, सेल के बाहर होगा। क्या क्लियर है कि नहीं बताओ, जल्दी बोलो बेटा, चैट में लिखो। सर इसको नोट्स में लिख के बेटा पीडीएफ में रहेगी, अपने कल वाले नोट्स में ऐड कर लेना, बस जो पॉइंट मिसिंग होगा वही। क्या आपको सेल वॉल समझ में आया कि नहीं बताओ आज? हां, सेल वॉल समझ में आया?
एक हमारे प्रिय आकांक्षा पांडे जी हैं जो कहते हैं बोरिंग, चुटकुले सुनाऊं? है अभी तू हंसेगी फिर बाद में दुनिया हंसेगी तुम पे। नहीं क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुछ होगा नहीं फिर, है ठीक है। सेल वॉल क्या छोटी चीजों को रोक सकती है? शायद आपको नहीं पता था। सेल वॉल छोटी चीजों को नहीं रोकती, ना पानी को रोकती है। सेल वॉल बड़ी चीज को रोकती है। समझ आ रहा है? अगर सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो फटने से बचाएगी। क्लियर है बेटा? हां ठीक है बेटा, समझो चीजों को, अंडरस्टैंडिंग लाओ अपने अंदर। अगर मैं आपको बताऊंगा भी सेल वॉल कहां कहां होती है, ठीक है? क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सेल वॉल में आपको दिख रहा है मैंने इस तरीके का कुछ बना रखा है जिसमें गैप्स हैं। इस वजह से इसके अंदर सेल वॉल के आर पर पानी आसानी से अंदर चला जाएगा और सॉल्यूट जैसे कि ग्लूकोज वो भी अंदर चला जाएगा। ठीक हो गई बात? सेल वॉल हार्ड स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लो आपने कभी अपने पुराने घर वगैरह किसी में लोहे के जाल देखे जिसके बीच में स्पेस होता है, उसको सेल वॉल मान लो, और इसको प्लास्टिक मान लो, तो बाहर से इसको सपोर्ट देता है वो लोहे का जाल। समझ में आ रहा है? ऐसा समझ लो। और सेल मेम्ब्रेन इज मोर लाइक प्लास्टिक, शेप नहीं है पर पानी को जाने नहीं देगी आसानी से। ऐसा नहीं कि पानी जाता नहीं है मेम्ब्रेन के आर पर, जा सकता है पर आसानी से नहीं जाने देगी। क्लियर है कि नहीं बताओ बेटा? क्या पानी बिना चैनल के जा सकता है? पानी जा सकता है, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, वो पढ़ाऊंगा आपको। क्या आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गई कि नहीं बताओ? हाँ, रिजिड का मतलब होता है जो हार्ड हो, थोड़ा सा शेप देगा। कोई हार्ड चीज शेप देगी कि नहीं मुझे बताओ भाई? हार्ड चीज शेप नहीं देगी। ठीक है? पानी हाइड्रोफिलिक पानी बेटा छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है, वो बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है। सॉल्यूट को चाहिए चैनल। रिजिड बता दिया बेटा। सारी चीजें बताऊंगा, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव, समय आने दो। मैं जितना जितना पढ़ा रहा हूं पहले उसको समझते हुए चलो, ठीक है? सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पहले आप बेसिक बेसिक पॉइंट पकड़ते चलो, तभी आपको आगे समझ आएगा बेटा, क्योंकि आपको सेल वॉल नहीं पता। उसके बाद मैंने क्या किया था बेटा, मैंने आपको दो तरह के सेल पढ़ाए थे। ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सुनो। मैंने आपको कहा था कि जब फर्स्ट टाइम सेल आया था, ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको एक चीज कही थी। मैंने कहा था कि देखो भाई, आपको मैंने सेल का एक बेसिक आइडिया दे दिया। तो मैंने कहा था सेल दो तरीके के होते हैं। एक सेल वो होता है, फोकस करो बोर्ड में, चैट नहीं करो अब कोई भी। एक वो होता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये मैंने एक सेल बना दिया, ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने एक सेल बना दिया। अब ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। ये मेरे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? मैंने कहा कि हर एक सेल में डीएनए होना चाहिए। ये डीएनए भी है। अब मुझे बताओ ये डीएनए कैसा है? सर डीएनए में दो धागे हैं, तो कैसा डीएनए हो गया? डबल स्ट्रैंड हो गया। हां सर, ये समझ में आ गई बात, डीएनए डबल स्ट्रैंड हो गया। उसके अलावा अंदर जो लिक्विड है उसे हमने साइटोप्लाज्म कह दिया। इस साइटोप्लाज्म में कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में, आर कन्वर्ट हो रहा है एस में। फर्स्ट टाइम सेल ऐसा आया था, फर्स्ट टाइम सेल ऐसा आया था। फिर नेचर ने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, नेचर ने किया कुछ एवोल्यूशन किया। एवोल्यूशन मतलब कुछ बदलाव किए। तो नेचर ने क्या किया बेटा, उस डीएनए को, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, वो जो डीएनए है उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर रख दिया। मतलब क्या किया, इस साइटोप्लाज्म से डीएनए को अलग कर दिया, दो अलग अलग चैम्बर बना दिए, दो अलग अलग जगह बना दी। तो करा क्या, ये न्यूक्लियस, ध्यान से देखो बेटा, ये देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस बना दिया। तो इसके अंदर डीएनए को रख दिया, तो इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अलग चैम्बर हो गया, ठीक है, और ये वाला चैम्बर अलग हो गया। अब ये एक अलग तरह का सेल होता है बेटा। तो जो सेल सबसे पहले आए उनमें न्यूक्लियस कैसा था, उसमें डीएनए साइटोप्लाज्म में था। आप देख पा रहे हो, इनमें क्या मेम्ब्रेन है? यस, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हां बेटा है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट। क्या इनमें साइटोप्लाज्म है? हां साइटोप्लाज्म है। इनमें डीएनए है, डीएनए प्रेजेंट है। अब ये डीएनए कहां है मुझे बताओ? डीएनए प्रेजेंट है किसमें? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है।
दिस डीएनए ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात? ऐसे सेल को हमने नाम दिया प्रो का मतलब पुराना, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, इसमें कुछ पुराना टाइप का न्यूक्लियस जैसी चीज थी, प्रोकैरियोटिक सेल कहा। अब ये वाला सेल जिसमें हमने एक अलग चैम्बर बना दिया, मतलब डीएनए के लिए अलग चैम्बर बना दिया, उसको बोला न्यूक्लियस। क्लियर है? तो ये जो मेम्ब्रेन थी, इस मेम्ब्रेन का नाम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रख दिया। अब इसके साथ इसमें और भी चेंज आए। और चेंज क्या आए? जैसे यहां पर ये रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में हो रहे थे, यहां ये रिएक्शंस कुछ स्ट्रक्चर्स में होने लगे। तो कुछ तो साइटोप्लाज्म में हो ही रहे थे, पी कन्वर्ट हो रहा था क्यू में, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, आर कन्वर्ट हो रहा है एस में। तो इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया ऑर्गेनल। तो ऑर्गेनल इसमें, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होती, इसमें भी होगी, लेकिन इसमें ऑर्गेनल के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, तो मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनल आ गई। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब सराउंड करने वाली ऑर्गेनल आ गई। तो मैंने आपको यह समझाया कि सबसे पहले ऐसे वाले सेल आए जिसमें मेम्ब्रेन भी थी, साइटोप्लाज्म भी था, डीएनए भी था। और डीएनए किसमें था? साइटोप्लाज्म में। इन्हें हमने प्रोकैरियोटिक सेल बोला। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर हमारे पास डीएनए को एक अलग जगह पे रख दिया, उसको हमने न्यूक्लियस बोल दिया। समझ रहे हो? देखो कैसे सेल बदल रहा है। उसके बाद हमने रिएक्शंस कराने के लिए अलग अलग ऑर्गेनल बना दी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे क्या हैं? एक ऐसे चैम्बर हैं जो साइटोप्लाज्म से अलग रिएक्शंस कराते हैं। तो उन्हें हमने बोला ऐसी ऑर्गेनल जिसमें मेम्ब्रेन है। तो क्या इसमें न्यूक्लियस है? इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया न्यूक्लियस। तो डीएनए इज नॉट इन साइटोप्लाज्म, डीएनए साइटोप्लाज्म में नहीं है। दूसरा, मेरे पास इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, क्लियर है? तो इसको हमने बोला बेटा यूकैरियोट। यूकैरियोट शब्द का मतलब होता है ट्रू, सच्चा। यूकैरियोट, सच्चा न्यूक्लियस। इस वाले का न्यूक्लियस झूठा है, झूठा मतलब अच्छे से बना नहीं है, इसका यूकैरियोटिक सेल बन गया। तो कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट इज बेसिक। अगर आज आपसे कोई सवाल पूछे क्या प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन होती है? इसमें भी होगी, बिल्कुल होगी। क्या इसमें डीएनए होगा? इसमें बिल्कुल होगा। फर्क क्या है? इसका डीएनए साइटोप्लाज्म में, इसका डीएनए न्यूक्लियस में। इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स बन गए जिन्हें ऑर्गेनल का नाम दे दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप ऐसे देखोगे यार, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी जगह है जहां पर साइटोप्लाज्म के अलावा अलग रिएक्शन हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया पूछे तो आप उसका स्ट्रक्चर बताओगे, कैसा बना हुआ है, प्लस उनके अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या बदलाव, क्या काम कर रहा है, ये पढ़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? क्लियर है? बोलो। अब एक ऐसी ऑर्गेनल थी जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उसका नाम राइबोसोम है। वो इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें ऑर्गेनल नहीं थी ऑर्गेनल थी, लेकिन इसमें वो ऑर्गेनल थी जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसी ऑर्गेनल का नाम राइबोसोम है। सुना है कि नहीं बताओ? मैं रिपीट करूंगा, प्रोकैरियोटिक सेल have membrane, true. Eukaryotic cell also have membrane. Both have DNA double stranded. But prokaryotic cell DNA is located in cytoplasm. Eukaryotic DNA located in a chamber known as nucleus. Different reactions are occurring. और यहां पर क्या होगा? There are some organelles where different reactions occurring other than cytoplasm, which is bound by membrane. क्लियर है कि नहीं? हां, अब मेरे मन में सवाल आया, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है भाई? ये भी लिपिड की बनी हुई है, क्योंकि यहां भी पानी है और यहां भी पानी है। अगर मैं आपसे पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन किसकी बनी है? ये भी लिपिड की बनी हुई है, क्योंकि अंदर भी कुछ पानी जैसा होगा, बाहर भी। तो पानी को आपस में अलग करने के लिए क्या चाहिए? लिपिड की मेम्ब्रेन चाहिए। आ रहा, समझ नहीं आ रहा? बेटा ऑर्गेनल में क्लोरोप्लास्ट भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जी बॉडी भी है। मैं आपको सिर्फ यह कह रहा हूं, राइबोसोम इसमें भी मिलते हैं, इसमें भी मिलते हैं, दोनों। मतलब राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे प्रोकैरियोट में ऑर्गेनल मिलती है, यस,
यूकैरियोट में मिलती है, यस। प्रोकैरियोट में ऑर्गेनल के बाहर मेम्ब्रेन है, नो। यूकैरियोट में है, यस। बताइए। अब एक पूछ रहा है सर व्हाट इज माइकोप्लाज्मा। शाबाश। मान लो तुम्हारी मिठाई की दुकान है, तो तुम स्वीट्स भेज रहे हो, एक आदमी तुम्हें कह रहा है कि एक काम करो, ये बताओ रसगुल्ले कितने रुपए केजी है ये। फिर तुमसे वो पूछ रहा है कि यार ये सीमेंट क्या रेट मिलता है। मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूं, तुम माइकोप्लाज्मा पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? सोचो ना, कम से कम मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं उस पे पूछो। बाहर का पूछोगे अभी तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, पूछने के लिए तो पूरा ओशियन है तुम्हारे पास, सारा एक क्लास में कैसे बताऊंगा। एक कह रहा है टीच समथिंग न्यू। तेरे को पता था डीएनए और जीन में एग्जैक्ट डिफरेंस? वो टीचरों को नहीं पता होता ठीक से, तू मुझे क्या बात कर रहा है बेटा? हाँ, जब हम इंटरव्यू लेते हैं वो सही से नहीं बता पाते डीएनए सेगमेंट और ये और वो। ठीक है, समथिंग न्यू में तूने ये भी सीखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है। क्या सारी ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन उसकी बनी हुई है लिपिड की? ये नई बात है तेरे लिए, इसमें डाउट था तेरे को, ऐसा थोड़ी 100% सही से पता था। हाँ ठीक है बेटा, तो डाउट्स अदर देन टॉपिक अभी मत पूछो। अभी आप इतने मैच्योर नहीं हो कि सवाल पूछ सको। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा समय लगे, थोड़ा समय दो हमें भी, आपको भी, खुद को भी समय दो। हाँ, आपको जो पढ़ते होते, मेरी बात सुनो, आप क्या करते थे बेटा जब आप 9th-10th में पढ़ते थे? आप एक लाइन में थोड़ा सा पढ़ते थे, उसकी इफ और बट आपको नहीं पता होती थी। 11th की साइंस में क्या होता है, आपको इफ और बट भी पता होना चाहिए। यदि मैं आपसे कह दूं कि क्या सारे प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है? बिल्कुल हाँ। आपके मन में डाउट रह जाएगा, ऐसा हमने कहीं सारे में होता है ऐसा पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, डीएनए तो सब में होना चाहिए ना, क्योंकि डीएनए का काम, बिना डीएनए के कुछ काम ही नहीं होगा। क्या कोई ऐसा सेल है जिसमें डीएनए नहीं होता? आरबीसी। तो इसका मतलब उसने अपना काम कर दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो मैं आपसे कहूं एक किचन है, क्या किचन में गैस होती है? हाँ, सारे किचन में गैस होती है। क्या कोई ऐसा किचन है जिसमें गैस ना हो? आप क्या करो, खाना बना लो, उसके बाद गैस हटा दो वहां से। ऐसा ही आरबीसी में होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो बना दी, उसके बाद न्यूक्लियस हटा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? आरबीसी जब बनता है तब न्यूक्लियस होता है, बाद में उसे हटा देते हैं। तो इसका मतलब उसने जो काम करना था वो कर दिया, उसके बाद न्यूक्लियस हट गया। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि उसमें मुझे हेमोग्लोबिन रखना था। तो लॉजिक क्या कहता है आपसे? लॉजिक ये कहता है कि ऐसा कोई भी लिविंग सेल नहीं होना चाहिए जिसमें डीएनए ना हो, जिसमें मेम्ब्रेन ना हो, जिसमें ऑर्गेनल ना हो, जिसमें साइटोप्लाज्म ना हो। फर्क क्या हो सकता है कि कुछ में डीएनए साइटोप्लाज्म में होगा, कुछ में न्यूक्लियस में होगा, और कुछ में ऑर्गेनल होगी जिसके बाहर मेम्ब्रेन होगी, कुछ में नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? बताओ, बोलो बेटा, समझ आ रहा है? आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा आरबीसी इज विदाउट न्यूक्लियस, तो आपको लगेगा यार क्या उसमें डीएनए नहीं होता? उसमें इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना उसे। आया समझ? अरे समझ आया क्या लॉजिक में की मैं बात कर रहा हूं? ठीक है, समझो पहले चीजों को, बस फोकस करो, घबराओ मत, सब समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत। आ जाओ, अब आ जाओ। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, जल्दी फिल करते हैं। बताओ जरा, पहला मेम्ब्रेन में यहां यस लिखूं नो लिखूं? आप वाई और वाई बोलोगे, वाई है एन लिखोगे। हाँ भाई, यहां बताओ, यस यस। दोनों में मेम्ब्रेन किसकी लिखूं? सर जी लिपिड की लिख दो, और इसमें भी लिपिड की लिख दो। ठीक है, इसमें डीएनए होता है, यस। हां, कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड होगा। और इसमें भी यस, डबल स्ट्रैंडेड होगा, 2 धागे वाला। इसमें न्यूक्लियस होगा, नो, क्योंकि डीएनए किसमें है? इन साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट में होगा, यस, क्योंकि डीएनए कहां है? इनसाइड न्यूक्लियस। इसमें ऑर्गेनल होगी, यस, इसमें ऑर्गेनल होगी, यस, पर इसकी होगी विदाउट मेम्ब्रेन। कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी ऑर्गेनल में। और इसमें क्या होगी? विदाउट मेम्ब्रेन वाली भी होगी, जैसे कि राइबोसोम, और विद मेम्ब्रेन वाले भी होगी,
विद मेम्ब्रेन वाली भी होगी, जिसका नाम क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्या आपको ये सारे बात समझ में आई? बता दो जल्दी से। सर अब हम नोट्स कैसे बनाए? देखो ये लास्ट क्लास तक का है। जिन बच्चों ने कल क्लास करी थी, मैं रिपीट करता हूं क्या करना उन्होंने, आपने क्या करना है, अभी देख लो, चाहे अभी अपनी पेंसिल से उसी में कोई नई चीज मिली आज ऐड कर लो। फिर क्या करो, या तो क्लास के बाद इस पीडीएफ में से कोई नई चीज आपको दिखे ऐड कर लेना, बस इतना काम करना है आपको। बताओ जल्दी से, आ गई समझ? अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपके दिमाग में ना गया हो, जल्दी बताओ। क्लियर है? नहीं बाद में बेटा हटता नहीं है। ये पीडीएफ क्या होती है, सुनो ध्यान से। ये पीडीएफ आपके पास जब आप लेक्चर जाओगे ना, आप में से एक, मेरी बात सुनो, आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐप में चीजें खोजने में कई बार दिक्कत होती है। आप थोड़ा देर टाइम लगाना उसमें, आपको जहां ये लेक्चर आएगा ना ऐप में रिकॉर्डेड, उसी के साथ डॉक्यूमेंट में या किसी में आपको वो भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाती है। पीडीएफ, डीपीपी, ये सब पीडीएफ की फॉर्म में आती है। क्लियर है बेटा? हाँ, राइबोसोम दोनों सेल में होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अरे बताओ भाई बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं? हाँ अब सेल वॉल किसकी बनी है, अब मैं बात करूंगा उस पर। अब आओ जरा आगे की कहानी, आज से आ जाओ। अब हमने आपको क्या सिखाया, सुनना ध्यान से। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, सुन लो ध्यान से। हमने आपको सिखाया कि नेचर में, अब कोई चैट नहीं, चैटे रोक दो, मेरी तरफ पूरा फोकस करके 5 से 7 मिनट दोगे, ठीक है? 1-2 क्लास 3 क्लास लगती है एडजस्ट करने में, मेरे साथ समझ में आने लगेगा, मजा बहुत आएगा, चीजें समझ आएंगी, क्लियरिटी ऑफ ब्रेन रहती है, उसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सिलेक्शन की गारंटी किस चीज को लेकर होती है? जब आप श्योर हो कि आप जो आंसर मार्क कर रहे हो सही है। इधर आओ पहले ध्यान से देखो। ये मेरे पास बेटा टाइप ऑफ सेल की हम बात करते हैं, आपसे ध्यान सुनेंगे, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं। सबसे पहले जो सेल आया वो कैसा था? प्रोकैरियोटिक सेल था। कैसा सेल था? प्रोकैरियोटिक सेल था। समझो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक सेल था, ठीक है सर? प्रोकैरियोटिक सबसे पहले आया, ठीक है? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि उसके बाद इसमें कौन से तरह का सेल आ गया? यूकैरियोटिक सेल आ गया। यदि आपसे कोई पूछे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तरीका देखो, कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई आप फल कितने तरह के होंगे, आप कहोगे सर एक जो ठंड में आते हैं और एक गर्मियों में आते हैं। तो आपने एक बेसिस बना दिया ना सीजन के हिसाब से। तो जब भी कोई क्लासिफिकेशन की जाती है, जब भी किसी को किसी चीज में बांटा जाता है या डिवाइड किया जाता है, देयर आर सम बेसिस, कुछ आधार होते हैं। ऐसे ही मैंने टाइप ऑफ सेल किस बेस पे बनाया है कि डीएनए नेकेड है कि नहीं। नेकेड का मतलब बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, नेकेड और नॉट। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए नेकेड है। नेकेड डीएनए का मतलब होता है विदाउट मेम्ब्रेन है, अब मैंने यहां पर लिख दिया यूकैरियोटिक डीएनए। ये किस बेस पर किया, समझ में आया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ, मींस आधार बताया। चैट ना करें कृपया, जब मैं लिख रहा हूंगा, आप समझो ध्यान से, जब मैं लिख रहा हूंगा तो चैट नहीं देख रहा हूंगा ना, तो उस वक्त चैट मत करो, कोई फायदा नहीं होता है, हम चैट नहीं देख पाते। क्लियर है? ये कुछ उस तरीके का है। मैं लास्ट ईयर लक्ष्य बैच में पढ़ा रहा था, मैंने बोला था बच्चों को, मान लो आप किसी के घर जाते हो, किसी के घर गए, वहां ताला लगा हुआ है गेट पे, तो क्या आप खटखटाते रहोगे? वो खोलेगा ही नहीं जब है ही नहीं घर में कोई। तो जब मैं चैट देख ही नहीं रहा हूं, तो आप चैट करके फायदा क्या होगा? इधर पढ़ो बस, जब इधर पढ़ो सिर्फ इधर पढ़ो। यूकैरियोटिक सेल है और ये मेरे पास प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें डीएनए क्या होगा बेटा? डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस। क्लियर है? ठीक हो गई बात। अब यूकैरियोटिक सेल में भी कई टाइप होती है, मैं आपको लिखूंगा यहां पे। यूकैरियोटिक सेल भी ऐसा नहीं होता एक टाइप के होते हैं, इनमें अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, ये सेल बना दिया, इसको मैंने बोला फंजाई का सेल, इसको मैंने कहा फंजाई का सेल है, दिस इज फंजाई सेल। तो मैंने लिख दिया फंजाई सेल, फंजाई का सेल है। तो इसमें भी न्यूक्लियस होगा क्योंकि यूकैरियोटिक है। आपको समझ में आ रहा है? यूकैरियोटिक सेल की भी टाइप लिख रहा हूं मैं, क्यों, किस किस टाइप के होते हैं। फंजाई सेल, उसमें भी न्यूक्लियस होगा ऐसे, और उसमें भी सेल वॉल होती है। उसमें भी क्या होती है बेटा? हमारे पास ये सेल वॉल होती है।
ये क्या होती है? सेल वॉल होती है। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से देखें बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि यूकैरियोटिक सेल अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन हो गई, और ये हो गई मेरे पास सेल वॉल। अब मैं यहां पर एक सेल और लिख रहा हूं, ध्यान से सुने, एक सेल और लिख रहा हूं। इस सेल को मान लो मैंने कह दिया प्लांट सेल, इसको मैंने नाम दे दिया प्लांट सेल। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल का नाम दे दिया। अब मैंने इसकी सेल वॉल बना दी, तो जो मैंने इसकी सेल वॉल बनाई वो ये रही। क्या उसमें भी न्यूक्लियस होगा? हां बेटा, बिल्कुल न्यूक्लियस होगा। ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा डीएनए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल में एक फंजाई सेल होता है। क्या फंजाई सेल यूकैरियोटिक है? हां, क्योंकि न्यूक्लियस बना हुआ है। समझो, क्या उसमें सेल मेम्ब्रेन है? हां। सेल वॉल है? हां। अब ये प्लांट सेल है, यहां भी सेल मेम्ब्रेन है, वही काम करेगी जो सारे सेल में कर रही है। यहां भी सेल वॉल है, लेकिन फर्क यह है, सुनो ध्यान से, आपके घर में दो तरह के ग्लास हैं पानी के, एक स्टील का हो सकता है, एक कांच का हो सकता है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। ऐसे ही ये जो सेल वॉल है, ये जिस केमिकल की बनी है उसका नाम काइटिन है। कुछ बच्चे इसे चिटिन पढ़ते हैं, गलत है, काइटिन बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? काइटिन बोलते हैं। तो दिस इज काइटिन। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक फंजाई का सेल, उसके अंदर सेल वॉल होती है? हां सर, होती है। उसकी सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की। जैसे ग्लास प्लास्टिक का हो सकता है, ऐसे ही यहां पर जो सेल वॉल है बेटा, ये सेल वॉल बनी है सेलुलोज की, तो ये अलग केमिकल हो गया, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, फंजाई का सेल हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास विदाउट सेल वॉल का भी सेल हो सकता है, जिसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस होगा। इसे एनिमल सेल कहेंगे। तो एनिमल सेल मेरे पास कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो प्रोकैरियोटिक सेल, सुन लो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो ये रहा। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आ जाता है? फंजाई का सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्लियर है? एक प्रोटिस्टा भी आता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरी बात समझ पा रहे हो? यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, इसका मतलब एनिमल सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं? यस है। प्लांट सेल में है कि नहीं? यस है। फंजाई सेल में है कि नहीं? यस है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। मैं आपसे ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूं यहां पर, हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, उसका कोई उदाहरण दो। प्रोकैरियोटिक एक टाइप है, मतलब एक अरेंजमेंट है। अगर मैं उसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल में मेरे पास क्या आ जाता है? एग्जाम्पल में आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ग्रुप होता है। सुनो ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं अगर आपसे कहता हूं प्रोकैरियोटिक सेल किस में मिलता है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे आपकी बॉडी में सारे सेल कौन से हैं? सारे सेल एनिमल सेल है। तो हम कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? हम यूकैरियोटिक हो गए, क्योंकि हमारे अंदर सारे सेल कौन से सेल है? एनिमल सेल है। तो क्या हमारे सेल में सेल वॉल होगी? नहीं। क्या हमारे सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा? यस। आप अपने घर के बाहर जो प्लांट्स देखते हो, उनके सारे सेल क्या है? प्लांट सेल है। क्या ऐसा हो सकता है किसी प्लांट में कोई एनिमल सेल हो? कभी नहीं होगा। समझो इस बात को। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल का एक मात्र एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कोई सिंगल एग्जाम्पल नहीं होता, बैक्टीरिया ग्रुप होता है। आप में से जो बच्चे 9th 10th के हैं, या आप लोग जब पढ़ के आए हो, आप किन चीजों में कंफ्यूज रहते हो कि यार अमीबा बैक्टीरिया तो नहीं है, अमीबा एक यूकैरियोटिक सेल है, तो बैक्टीरिया कैसे हो सकता है? आपने एक वर्ड सुना हुआ है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है? ग्रुप है, जिसके अंदर जो भी मिलेंगे सबके प्रोकैरियोटिक सेल हैं। क्या कुछ कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं? बताओ, क्लियर है? जल्दी बोलो। तो बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस दही बनाने वाला, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या एक तरह का सेल है,
उसका उदाहरण क्या है? एक बड़ा ग्रुप बैक्टीरिया, उसके अंदर कौन कौन आएगा? ये आ सकता है ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा, ये नाम है। कौन से नाम आपको याद करने अभी बताते जा रहा हूं मैं। क्लियर है बेटा? आप में से बहुत सारे बच्चे फील कर रहे होंगे मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से समझो, ठीक है? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया सेल कैसे बनता है, सेल के बाहर सेल वॉल क्यों आती है, क्या सारे सेल में सेल वॉल होती है? आप बताओ मुझे, क्या सारे सेल में सेल वॉल होती है? मान लो मुझे अगर मन करे, यहां पर देखो, नाउ दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बाहर भी सेल वॉल होती है, पर यह अलग है, ये अलग केमिकल की होती है। यहां भी सेल वॉल है, ऐसा नहीं कि यहां सेल वॉल नहीं होती, पर ये अलग केमिकल की है। तो इसकी सेल वॉल अलग केमिकल की है, फंजाई की सेल वॉल अलग केमिकल की है, और प्लांट की सेल वॉल अलग केमिकल की है। एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती। क्या बोर्ड पे लिखा हुआ सारा समझ में आया? क्लियर है बेटा? ई कोलाई, मेरी बात सुनो, मैं फिर रिपीट करता हूं आपको। जैसे मान लो मैं एक वर्ड यूज करता हूं सिटी, सिटी वर्ड के अंदर दिल्ली, कोलकाता, मुरादाबाद, चेन्नई, कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही बैक्टीरिया एक बड़ा वर्ड है, उसके अंदर ई कोलाई एक एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया का नाम है। एक और एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, एक और एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। ठीक है सर जी, नॉट गेटिंग, काय नहीं गेटिंग भाई? ऐसा क्या पढ़ाया? ध्यान से पढ़ बेटा। हाँ 11th इतनी आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। बेसिक बेसिक पढ़ेगा, सब समझ में आएगा, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर जिसको थोड़ा भी दिक्कत हो रही है, लेक्चर फिर देखेंगे। 1 से 2-3 क्लास आपको मेरे हिसाब से चलना है, फिर आपकी मर्जी, ठीक है? मेरे हिसाब से चलो, जो समझा रहा हूं, बहुत बेसिक से पढ़ना है हमने। क्लियर है? फंजाई क्या होता है? आ जाओ जल्दी से। देखो भाई, फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट, ध्यान सुनेंगे बेटा। प्रोकैरियोट में हमारे पास एक ग्रुप आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ग्रुप है, उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम ई कोलाई है, ई कोलाई कहते हैं। एक और ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस। एक और आता है इसमें बेटा हमारे पास माइकोप्लाज्मा। मैंने आपको बताया, क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है? हां होती है। ये मान लो बैक्टीरिया का सेल है, तो यहां पर क्या इसके बाहर सेल वॉल होगी? होगी। इसमें सेल वॉल भी होती है। इसका डीएनए कहां होगा? इसका डीएनए नेकेड होगा। नेकेड का मतलब बिना मेम्ब्रेन के। ये रहा डीएनए, ये डीएनए है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और बेटा ये हमारे पास सेल वॉल है। पर ये क्या सेल वॉल सेलुलोज की है? नहीं, नॉट ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज की नहीं बनी हुई होती। माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। जिसमें क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दी। इसके अलावा आपने एक और बैक्टीरिया सुने हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया भी वो होते हैं बेटा जो बैक्टीरिया हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट टाइप ऑफ सेल है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है। फर्क समझो ध्यान से। प्रोकैरियोट टाइप ऑफ सेल है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है। ये कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने। प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है बेटा? प्रोकैरियोट टाइप ऑफ सेल है बेटा जिसमें डीएनए नेकेड होता है। डीएनए इज नेकेड, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बैक्टीरिया इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वो ग्रुप है किसका? ऑर्गेनिज्म का, विच हैव प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें सेल कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही है? प्रोकैरियोट सेल की टाइप है, वो किसमें मिलता है? बैक्टीरिया में।
तो बैक्टीरिया एक ग्रुप है, उसमें ये सब आ जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया भी इसी में आएगा बेटा, आर्की बैक्टीरिया नाम लिखते हैं हम लोग। एक और मतलब हम कहते हैं कि और पहले आए थे एक बैक्टीरिया, उन्हें आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, आर्की, वो भी इसी में आएंगे। मैं लिख भी देता हूं उन्हें, आर्की बैक्टीरिया। कुछ आ रहा है समझ? वायरस प्रोकैरियोटिक नहीं है, वायरस सेल नहीं होता, उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें जेनेटिक मटेरियल तो होता है, मतलब डीएनए आरएनए कुछ होता है, लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, साइटोप्लाज्म नहीं होता, ऑर्गेनल नहीं होती। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में वायरस घूम रहा होगा, वायरस के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, मतलब उसमें कोई रिएक्शंस नहीं चलते, उसकी कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ठीक है, सिर्फ एक कवर होता है जिसके अंदर एक डीएनए जैसी चीज पड़ी रहती है। इसका मतलब वायरस को क्या करना पड़ेगा, किसी सेल के अंदर घुसना पड़ता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जैसे मान लो कोई भी सेल, मैंने आपको यही चीज पढ़ाई थी बेटा, कोई भी सेल आपको मैंने क्या पढ़ाया आप याद करो, मैंने आपको यही चीज पढ़ाई। एक बच्चे ने वायरस पूछा है, देखो वायरस क्या प्रोकैरियोटिक है, सवाल उठ गया आपके पास, वायरस इज प्रोकैरियोटिक? नहीं, सेल ही नहीं है। हम क्या लिखेंगे? नो, वायरस इज नॉट लिविंग बेटा, वायरस इज नॉट सेल, सेल नहीं है वायरस, क्योंकि वायरस में क्या नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगा, उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, तो बाहर से चीजें अंदर बाहर मूव नहीं करेंगी, सिर्फ एक कवर होता है और उस कवर के अंदर मान लो डीएनए जैसा कुछ है, इसे वायरस कहते हैं। तो वायरस फिर कैसे काम करता है? वो कहता है कि भाई मेरे पास सेल नहीं है, तो मैं किसी ऐसे आदमी को अटैक कर जाऊं, ऐसे आदमी के अंदर घुस जाऊं जिसमें वो, उसका डीएनए तो है ही, ये इसका अपना डीएनए है बैक्टीरिया का, मान लो दिस इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोट होता है। बैक्टीरिया कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। ये बैक्टीरिया का डीएनए है। तो वायरस कहता है कि भाई मेरे पास अपना तो कुछ है नहीं, मेरे पास साइटोप्लाज्म भी नहीं है, मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो मैं अपना डीएनए किसी और के अंदर भेज दूं, ऐसे उसका डीएनए तोड़ दूं और उसके सेल पे कब्जा कर लूं। समझ में आ रहा वायरस कैसे काम करता है? इसका मतलब वायरस किसी दूसरे सेल के अंदर एंटर करता है, क्योंकि ना उस पे साइटोप्लाज्म है ना मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है? पहली स्टेटमेंट, इज ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स ट्रू? एंड प्रोकैरियोट्स में एक ही ग्रुप है जिसे हम कहेंगे बैक्टीरिया। मेरी बात सुने ध्यान से, आ रहे हैं एल्गी पर भी आ रहे हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक एक सेल की टाइप है, उसमें एक ही ग्रुप आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सही है, क्लियर है। वायरस नॉन लिविंग है क्योंकि उसमें ना साइटोप्लाज्म होता है, रिएक्शन कहां होंगे, ना मेम्ब्रेन है, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे के अंदर कब्जा करने की कोशिश करता है। आ रही है बात समझ मेरी? भाई तुम खुद सोचो ना, उसके पास रिएक्शन डीएनए है पर रिएक्शन कराने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, दूसरे के घर में घुस जाएगा। दूसरे घर में घुस के क्या करेगा, मान लो मुझे क्या करना है, दूसरे के जैसे उसके घर में किचन है, तो उसके किचन पे कब्जा कैसे करेगा, पहले उसको पिटाई कर देगा, तो इसकी पिटाई करने का मतलब इसका डीएनए तोड़ देगा, तो उससे क्या होगा, अब ये जो पूरा सेल है इसके कब्जे में आ गया, अब ये अपना डीएनए की कॉपी बनाएगा और वायरस बनाएगा, फिर सेल को तोड़ के निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वायरस लिपिड मेम्ब्रेन से बाहर निकल सकता है, निकल सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या वायरस किसी पे निर्भर है? हां, सेल पे निर्भर है। यदि कोई चीज किसी पर निर्भर होती है तो उसे क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको प्रीवियस पेज लिखना है, लिख लो पहले फटाफट से, ये लिख लो भाई, पहले ये वाला लिखो जल्दी से सारे, जिनको लिखना है नोट करो, मैं एक एक मिनट दे रहा हूं पर स्लाइड पे, जल्दी करो फास्ट बेटा। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मैं एक एक चीज पे अब आ रहा हूं फटाफट से।
नहीं, डीएनए होने से सेल नहीं मान सकते। सेल, जब मैंने, एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर क्या डीएनए होने से सेल मान सकते हैं? मुझे बता, सेल जब मैंने शुरू किया तो मैंने मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से स्टार्ट किया ना। मैंने पहले ये तो नहीं बोला कि डीएनए होना जरूरी है, पर क्या सिर्फ डीएनए होने से होगा? नहीं, लिक्विड भी तो होना चाहिए, साइटोप्लाज्म रिएक्शंस होने चाहिए। क्लियर है बेटा? आ रहा हूं बेटा, सब पे आ रहा हूं मैं। सब पे आ रहा हूं, ध्यान से देखो। अगला ले लो। बेटा लिग्निन क्या होता है? सेल वॉल में ही होता है, उसको डेड करता है। वायरस इज ऑटोट्रॉफ। यार ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ तो इस बात पे निर्भर करता है कि वो खाना बना पाता है कि नहीं। वो तो लिविंग होना चाहिए, सेल होना चाहिए। विदाउट रिएक्शन डीएनए कैसे बना? बहुत सही है। आपने सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, मुझे अभी पढ़ाना ही नहीं है बेटा। मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया नहीं, अभी बेसिक समझा रहा हूं आपको ताकि सेल में समझ आए। प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? हम उसे पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। मैं लिख रहा हूं सर। डाटा खत्म बेटा, मेरे लिए थोड़ा डाटा बचा के रखा करो प्लीज, है ना? थोड़ा डाटा। अभी तो लाइव का मेरे को पता है शायद क्वालिटी चेंज के ऑप्शन नहीं है, पर थोड़ा डाटा मेरे लिए बचा के रखा करो। आगे चलो, इसको लिख लो, ये वाली स्लाइड लिख लो। अब एक टेबल बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। उसे टेबल बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये हो गया, लिख लो जल्दी से इसे। एक टेबल बनाने जा रहा हूं, जल्दी करो, आ जाओ। ये वाला भी हो गया। वायरस इज नॉन लिविंग बेटा, ध्यान रखना। इसको लिख लो अब जल्दी। बच्चे मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। अभी आप नोट्स को ही रिवाइज करो बार बार। जब स्टार्ट करूंगा तब मैं बताऊंगा। मुझे बता बच्चे, मुझे अगर पता है कि मेरे कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता कि सेल होता क्या है, मैं सीधे पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, गलत हुआ ना। पहले आपको 2-3 क्लास में चीजें समझा दूं, मैं सबको सेम लेवल पे ले आऊं, फिर मैं मूव करना स्टार्ट करूंगा और आपको समझ भी आएगा। थोड़ा पेशेंस रखने की कोशिश करो। क्या आप हर क्लास में कुछ नया नहीं सीख रहे हो? कुछ ऐसी बातें जो शायद हमने ध्यान से सोची नहीं। क्लियर है? जैसे आपने आज तक ये सोचा नहीं कि वायरस में साइटोप्लाज्म होता है कि नहीं, तो ये नई बातें तो हैं आपके लिए। तो इसका मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये नई बात है ना। ठीक है? हां, आज आगे चलो जरा ध्यान से। अब इस टेबल को ले लो अपने पास, जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। इसका मतलब मैंने आपको सबसे पहले सेल बताया, ठीक है? सेल के बाद मैंने सेल में क्या क्या पॉइंट्स लिखे, मुझे सोच के बताओ। आप देखो, क्या आपको इस टेबल पे सारा डाटा समझ में आ गया? मैंने मेम्ब्रेन बताई, मैंने साइटोप्लाज्म बताया, मैंने डीएनए बताया, इतनी चीज बताई। उसके बाद मैंने सेल की 2 टाइप बताई। एक बताया कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें मेरे पास नेकेड डीएनए है और मेरे पास क्या है? विदाउट नेकेड डीएनए, और मेरे पास क्या है बेटा? विदाउट मेम्ब्रेन की ऑर्गेनल है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास एक ग्रुप आता है जिसको मैंने बैक्टीरिया बताया। अब आपके सिलेबस में क्लास 11th में आप जो ज्यादातर नाम पढ़ोगे बैक्टीरिया का,
एक पढ़ोगे आप ई कोलाई, एक बैक्टीरिया, एक पढ़ोगे आप लैक्टोबैसिलस, ये कर्ड बनाता है, फिर पढ़ोगे आप माइकोप्लाज्मा, और फिर आप पढ़ोगे एक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनना, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे मतलब बहुत बड़े हो गए, उनके घर के नाम है छोटू, नोनू, अब तो बड़े हो गए ना, वो तो घर के नाम हो गए। ऐसे ही क्या हुआ था, कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे, वो ग्रीन कलर था, पिगमेंट था उसमें, उनका नाम रख दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी। पर वो एल्गी नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें पिगमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, पिगमेंट होता है। अभी मैं न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये पहले का रखा हुआ नाम है। साइनोबैक्टीरिया नया नाम है, जैसे आपका स्कूल का नाम होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी पुराना नाम है सेम चीज का। आगे आ जाओ, ठीक है, ऐसे रख दो। आगे देखो भैया, आगे साइनोबैक्टीरिया के बाद हमने ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया। तो अभी आप इन्हीं 5 चीजों का नाम याद कर लो। इस ग्रुप में आते हैं 2 नाम आपने सुने होंगे, एक नॉस्टॉक सुना होगा, एक एनाबीना। मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया एक बड़ा ग्रुप है, उसमें ये सारे आ जाते हैं, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया पिगमेंट कंटेनिंग बैक्टीरिया है, जो खुद का खाना बनाते हैं। उसके अंदर नॉस्टॉक और एनाबीना आते हैं। नॉस्टॉक एक नाम है, एनाबीना नाम है। सर इतने सारे नाम बेटा पहली क्लास, अब ये पहली बार तुझे याद करने के लिए बता रहा हूं, ये चीज तुझे याद करनी है क्योंकि क्वेश्चन नाम पे भी आएगा। अब आ जाओ भाई, अब हमारे पास आ गए यूकैरियोटिक सेल। अब हमारे पास कौन से सेल आ गए भाई, यूकैरियोटिक सेल आ गए, ठीक है सर, यूकैरियोटिक आ गए। अब यूकैरियोटिक में मेरे पास, ध्यान से सुनना, यूकैरियोटिक में मेरे पास एक होता है एनिमल सेल। एनिमल सेल में नो सेल वॉल। कोई एग्जाम्पल बता दो, जैसे कि न्यूरॉन, आरबीसी, मसल सेल, ये सब कैसे सेल हैं, एनिमल सेल है। पहला तो ये हो गया। फिर आ जाएगा प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या सेल वॉल है, हां है। अब प्लांट सेल की सेल वॉल किस केमिकल की बनी हुई है, सेलुलोज की। किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। बैक्टीरिया में क्या सेल वॉल है, सेल वॉल प्रेजेंट है, पर यहां पर केमिकल अलग है। यहां कौन सा केमिकल है, मैं नाम लिख देता हूं। उस केमिकल का नाम मैं लिख रहा हूं, पर आपको बाद में याद करना, अभी नहीं। उस केमिकल का नाम है पेप्टाइडो ग्लाइकन। एक भारी शब्द बता दिया आपको सर, इससे तो सर चकरा जाएगा। बेटा याद होंगे धीरे धीरे, टेंशन ना ले, लिख के याद करना ये वाला पेज आपने, ठीक है। आगे आ जाओ, प्लांट सेल में सेलुलोज की है, ठीक है, लेकिन मेरी बात समझो, केमिकल दोनों में अलग अलग है। यहां पेप्टाइडो ग्लाइकन है, यहां सेलुलोज है, काम एक जैसा है, सेल को फटने नहीं देगा। फंजाई सेल, अब भाई फंजाई एक ग्रुप होता है बेटा। अब कोई प्लांट सेल के एग्जांपल हैं आपके पास, हां आपने बचपन में सुने थे, पैरेनकाइमा सुना था कि नहीं, कॉलेनकाइमा सुना है आपने, गार्ड सेल सुने थे, याद है गार्ड सेल, स्टोमेटा में होते हैं गार्ड सेल। ये सारे कैसे सेल है, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, जाइलम के सेल्स हो गए। तो ये सारे क्या है बेटा, प्लांट सेल है। अब आ जाओ फंजाई की बात करते हैं। अब बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई में आपने कोई नाम सुने हैं, ईस्ट सुना है, आपने मशरूम सुना है, आपने पेनिसिलियम सुना है, पेनिसिलियम सुना है। ये सारे जो नाम है फंजाई के हैं। इसमें सेल वॉल होती है, काइटिन की होती है, काइटिन की सेल वॉल है। तो सेल वॉल कहां कहां होती है, बैक्टीरिया में होती है, हां होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसमें होती है, सेलुलोज की है। इसमें है, हां काइटिन की है। क्लियर है, ये नाम आपने सुने हुए, मशरूम, पेनिसिलियम, ईस्ट, ये नाम है बेटा। आपने ब्रेड माउल्ड सुना है, याद करो, राइजोपस, राइजोपस सुना था, याद करो, राइजोपस फंजाई है। क्लियर है, तो ये आपने सुना हुआ है। प्लांट में एल्गी आ जाता है, एल्गी भी प्लांट में ही आता है बेटा, एल्गी भी किस में आता है, प्लांट में आ जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। क्या इस टेबल पे कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं क्लियर है, जल्दी बता दो। तन्मय जी कह रहे हैं यू आर नॉट आंसरिंग माई कमेंट, नहीं कर रहा भाई,
जब मैंने तेरे को समझाया कि जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूंगा मैं कमेंट का आंसर कैसे करूंगा, समझने की तो कोशिश करिए, यूज कर बेटा, ये भगवान ने दिया, इसको यूज करना ही, नहीं तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा ये, समझ इस बात को। जब तक तू समझेगा नहीं मैं कैसे करूंगा, जल्दी बताओ, बोर्ड पे कोई डाउट है? नेकेड का मतलब नेकेड का मतलब बिना कवर के। राइजोपस नहीं सुना तुमने? ब्रेड माउल्ड रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। जल्दी करो, लिख लो इसको, ये नोट करोगे। अब मुझे बताओ जरा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन दे दूं, मुझे बताओ, देखो नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा। नीट में क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, देखो आपकी कितनी समझ है, ताजा ताजा क्वेश्चन लो। सर को क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा नहीं खुद से बना सकते हैं। एब्सेंट इन, उसमें पहला ऑप्शन दे दिया उसने आपको, पहला ऑप्शन दे दिया न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको उसने ईस्ट, तीसरा ऑप्शन दे दिया ई कोलाई, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको उसने ईस्ट की बात मान लो, उसने दे दिया आपको एल्गी, उसने एक दे दिया आपको नाम एल्गी। एल्गी का नाम होता है स्पाइरोगैरा, ये एल्गी है। स्पाइरोगैरा एक एग्जांपल है किसका? एल्गी का। अब मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, अब बताओ जरा। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किसमें नहीं होती? प्रोकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट के, नीट के क्वेश्चन में क्या होगा, फीचर दे रखा होगा, देखो ये फीचर दे रखा है, अब कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, देखो कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना होता है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में फीचर दे रखा है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सर ने किसमें पढ़ाया था? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट में। अब इसमें से खोजो कि कौन प्रोकैरियोट है, इसमें से खोजो कौन प्रोकैरियोट है। सर ने क्या लिखवाया, ये रे प्रोकैरियोट, तो इसमें से क्या मार्क करूंगा? सी। तो आपको बेटा ऐसा नहीं है कि आपको जो सही आंसर है सिर्फ वो पता होना चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए बाकी गलत क्यों, बाकी क्यों नहीं है सही है, क्योंकि यहां बोला है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट इन। बताइए, अब बताओ मैं इसमें क्या, मैं मतलब अब और कैसे कर सकते हैं इसको, कोई कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, बहुत डिफिकल्ट है? जरा ये देखो, ये वाला देखो भाई, ये वाला देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट बट सेल वॉल एब्सेंट। ऑप्शन लैक्टोबैसिलस, बी ईस्ट, सी मसल सेल, सी कुछ चेंज करते हैं, पैरेनकाइमा, सी है पैरेनकाइमा, डी मसल सेल। अब बताओ, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बता भाई कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट कहता है आपसे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट, इसका मतलब आपको यूकैरियोटिक सेल लेना है। अब यूकैरियोटिक सेल में अगर आपसे बोले कि सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट इन, आपको एनिमल सेल लेना है, तो इसमें से किसका एग्जाम्पल खोजोगे? एनिमल सेल का। सी लिख रो है, पिटाई खाओगे भाई। देखो ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लैक्टोबैसिलस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो होती नहीं है, बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों यूकैरियोट हैं। अब इन तीनों में से मुझे वो खोजना है जिसमें सेल वॉल नहीं है, डी नो सेल वॉल। तो कॉन्सेप्ट आप नहीं लगाना सीखोगे, तुक्के में थोड़ी होंगे क्वेश्चन। आ गई समझ? आ रही है समझ? आ रही है? बताओ अब कैसे करने हैं क्वेश्चंस।
फील हो रहा है कि कैसे करना होता है? इसका मतलब आप मुझे बताओ, क्या कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना जरूरी नहीं है? हमें बहुत जरूरी है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जांपल्स याद है, क्वेश्चन चुटकियों में, एक एक सेकंड में, 5-5 सेकंड में क्वेश्चन तुरंत निकलेगा जल्दी जल्दी से। क्लियर है? अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन को हल्का सा घुमाता हूं, मैं लिखता हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं लिख रहा हूं बोथ membrane bound organelle, both membrane bound organelle and, या मैं ऐसे लिख दूं membrane bound organelle absent and cell wall also absent, उसको भी एब्सेंट कर देते हैं। कर लो जरा काम, इसको समझ लो ध्यान से। इसमें पहला ऑप्शन मान लो मैंने लिख दिया, चलो मैं ईस्ट ही लिख देता हूं पहले ऑप्शन में। सेकंड में मेरे पास लिख दिया मैंने माइकोप्लाज्मा। थर्ड में मैंने क्या लिख दिया? लैक्टोबैसिलस। फोर्थ में मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया स्किन सेल, ह्यूमन का स्किन सेल। अब मुझे बताओ, अब जरा बताओ मुझे, मैंने यहां पर बोला है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, तो मुझे ऑप्शन में क्या चाहिए? ये दोनों प्रोकैरियोटिक हैं, मुझे प्रोकैरियोटिक चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्पल अभी याद नहीं हुए होंगे, ये वाले याद नहीं होंगे, उन्हें परेशानी होगी। तो यही है थोड़ा सा डिफरेंस आप में और औरों में, बस। तो इसको लिख के याद करेंगे, अगली क्लास में चुटकियों में उड़ाएंगे क्वेश्चन। तो ये देखो, तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों में देखना। और इसमें सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? बी। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। डी कैसे आएगा भाई? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट लिख रहा हूं। एब्सेंट का मतलब प्रोकैरियोटिक, और सेल वॉल भी नहीं है, तो मुझे ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल खोजना है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। डी क्यों लिख रहे हो तुम? एल्गी का सेल प्लांट में आता है, सेल वॉल होगी उसमें। भाई आपको यहां क्या पढ़ाया? सेल वॉल होती है, किसमें नहीं होती? याद करो, इसमें सेल वॉल नहीं होती, बाकी सब में होती है। सेल वॉल एब्सेंट, तो हल्का सा लेवल बढ़ा दिया, हल्का सा मुश्किल कर दिया क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या किया हमने यहां पर? हमने लिखा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट एंड सेल वॉल इज ऑल्सो एब्सेंट। अरे समझ में, मसल सेल, अच्छा वो डी उसकी बात कर रहे हो आप। आ गया समझ? नहीं, अरे आ गया नहीं आ गया बताओ मुझे, कैसे करने हैं क्वेश्चन, समझ में आया? हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं इतनी देर से। कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनेंगे, मैं अगर आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, सर कितने क्वेश्चन दोगे? बेटा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो तुझे आएगा कैसे समझ? मैं तुम्हें ये लिख दूं क्वेश्चन में, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल and membrane absent in first cyanobacteria, second TMV या पोलियो वायरस, थर्ड मैंने लिख दिया यहां पर राइजोपस फंजाई, डी मैंने लिख दिया मान लो मसल सेल। अब देखो, ये वायरस है, ये नॉन लिविंग है, ये तीनों सर जी लिविंग है, बहुत बढ़िया। अब लिविंग के अंदर भी आप देखो, ये प्रोकैरियोट है और ऊपर के दोनों यूकैरियोट्स हैं, सॉरी नीचे के दोनों यूकैरियोट हैं। तो मुझे अगर आपसे पूछो, कोई, मैंने कहा था ना कोई ऐसा सेल नहीं होगा जिसमें साइटोप्लाज्म ना हो, जिसमें ऑर्गेनल हो, ऐसा कोई सेल नहीं होता। तो फिर मुझे फाइनली किस पे जाना पड़ेगा? वायरस पे, सेकंड पे आना पड़ेगा, बी पर आना पड़ेगा। अरे समझ में आया नहीं आया? बढ़िया, लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है कि नहीं? हां ठीक है। अब देखो जरा, तो हम यहां पर ये पढ़ चुके हैं
ठीक है, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मुझे एक बार देखने दो जरा। क्या हम आपको होमवर्क दे सकते हैं? ये जरा ये क्वेश्चन करो, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, ये वाला करो, देखें। एक दो क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, उसके साथ डीएनए और बायोमोलिक्यूल बेसिक टाइप का, प्रोटीन क्या होती है, फैट क्या होती है। छुट्टी बेटा कर रहे हैं, बस 2 मिनट दो मुझे। ये क्वेश्चन कर पाओगे? सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, सेल मेम्ब्रेन किस में होती है? सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, बताइए। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, तो इसका क्या आंसर आएगा? मैंने कहा ना आपको क्वेश्चंस भी मैं साथ ही कराऊंगा। ऑल आएगा कि नहीं? ऑल ऑफ द अबव। और देखो, सेल वॉल इज परमिएबल फॉर, इसको भी होमवर्क में कर लो भाई। सेल वॉल मैंने क्या बोला था? सेल वॉल में गैप होते हैं, ठीक है, सेल वॉल में गैप होते हैं। क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। सेल वॉल इज परमिएबल फॉर, क्या होगा? पानी चला जाएगा, पानी तो चला ही जाएगा, सॉल्यूट चला जाएगा, साथ में सॉल्वेंट भी चला जाएगा। थर्ड आएगा, होमवर्क देना था पर कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखे हुए मैंने। ये देखो, ये थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में करना आपने, मैं इसको भी होमवर्क लिख रहा हूं। ये वाला होमवर्क में करना है। जिन बच्चों को पीडीएफ ना मिले फिर डायरेक्ट कर लेना, ये भी होमवर्क में करना। बढ़िया क्वेश्चन है ये। रुद्रांश जी, आपको एक मंत्र का जाप पढ़ना पड़ेगा अगर आपसे सवाल नहीं बनने हैं। मैंने सर की बात बहुत ध्यान से सुननी है, पहला। दूसरा, यदि पहली क्लास छूटी है तो उसको देखने के बाद दोबारा दूसरी करनी है। तीसरा, अगर डाउट है तो लेक्चर को, पहले 2-3 लेक्चर्स को 1 से 2 बार देखने की कोशिश करनी है, फिर बनेंगे क्वेश्चन तेरे से। तुम में से जिसको बेटा क्वेश्चंस नहीं बने उसका रीजन सुनो क्या है। तुम्हें ये वाली याद नहीं है, ये वाला जो मैंने लिखवाया ना टेबल, ये याद नहीं है, इसको याद करो पहले, इस वाले को याद करो तो बन जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए रखे हैं कि ये हो गया, ये हो गया। उसके अलावा बेटा मैं आपको हर क्लास के साथ डोपा दिया करूंगा। डोपा इज नथिंग बट डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पीडीएफ में ही दूंगा, डीपीपी के अलावा है। तो आपके पास 2 सोर्स है क्वेश्चन बनाने के, एक है डोपा डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट जो डेली में दूंगा आपको, वो क्लास में मिला करेगा आपको। इसके 5 क्वेश्चन है, एक ये हो गया, 6 है, एक ये, 2, 3, ठीक है। आपको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर नहीं कराया, वो छोड़ देंगे, 5, 6। तो जो नहीं बनेंगे क्वेश्चंस आप वो मेरे से डाउट में पूछेंगे। तो कुछ आपके पास 6 और 3 9 क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके लिए आज होमवर्क में। क्लियर है? 9 क्वेश्चन होमवर्क में रखे हैं, ठीक है। हाँ, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का नाम है। देखो मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, उसका एक और नाम पीपीएलओ होता है, ठीक है। बरगद प्लांट हो गया ना, काउ एनिमल हो गया, तो यूकैरियोट होंगे प्रोकैरियोट होंगे, आप कर सकते हो। पैरामीशियम अमीबा, ध्यान सुनेंगे बेटा, देखो मैं कुछ चीजें लिख देता हूं। अमीबा, पैरामीशियम, ये सिंगल सेल होते हैं पर यूकैरियोटिक होते हैं। और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है और सिंगल सेल का ही होता है, कभी मल्टी सेलुलर नहीं होता। इतनी बात याद रखें। नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स भी लेंगे। मैं चाहूंगा कि आज आप इन क्वेश्चन पे दिमाग लगाएं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ना बनना गलत बात नहीं है, ट्राई ना करना गलत बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? क्वेश्चन ना बनना गलत नहीं है, अगर आपने कोशिश ही नहीं करी तो फिर क्या ही बनेगा। क्लियर है कि नहीं? कोशिश करना जरूरी होता है बेटा, कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेक्चर पहली बार में नहीं समझ आया, दोबारा देखेंगे हम दोबारा से पीडीएफ से पढ़ के कोशिश करेंगे, चीजें याद करने की कोशिश करेंगे, ऐसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। एक दिन में डॉक्टर नहीं बने जाते, ठीक समझो ध्यान से बेटा। सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल प्रोफेशन में अगर आना है मुझे तो मेहनत तो लगेगी, और मेहनत तगड़े वाली लगने वाली है। ठीक है, छुट्टी कर रहे हैं तो 8 से 8 क्वेश्चन के आसपास आपका आज का होमवर्क है, आप उसे करेंगे। इसके अलावा आपकी शायद एक 10 क्वेश्चन की डीपीपी आएगी, उसको बोलेंगे, तो आपके 15-18 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में होगी मेरी। तब तक जो बच्चे मुझे देख चुके हैं, दूसरा लेक्चर देख लेंगे, वो बच्चे दिमाग में रखें कि मैं अभी सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूं, मैंने चैप्टर नहीं स्टार्ट किया, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई। अब इस बात को ऐसे मत समझो कि हम वेस्टेज कर रहे हैं, मैं आपका बेस बना रहा हूं आगे बड़ी लड़ाई के लिए। मतलब क्या हो रहा है कि मैं आपको तैयार कर रहा हूं आगे के चैप्टर को समझाने के लिए। यदि मैं नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट वीक रह जाएंगे। फिर ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है कि सर बायो में 360 में से 300 आ रहे हैं लेकिन 340 नहीं आ रहे हैं। वो जो 40 नंबर का गैप है ना बेटा, वो यहीं भरा जाता है जो डे 1 से स्टार्ट होता है। जो बच्चे कहते हैं कि यार हम टॉपर थे, तो टॉपर आखिरी में जाके नहीं बनोगे। टॉपर बनने की लड़ाई, टॉपर बनने की जंग पहले दिन से शुरू हो जाती है। और मैं सिर्फ टॉपर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो हर एक बच्चे को यह समझा रहा हूं कि एक अच्छी बायो पढ़ो, एक ऐसी बायो पढ़ो जो तुम्हें समझ आ रही हो, जिसके तुम्हारे पास लॉजिक हो। बिना उसके मजा नहीं आएगा। बायो रटने का नहीं है बेटा, ये अपने दिमाग में रखना। क्लियर है? बायो कभी भी रटने का नहीं है। क्लियर है? सही है बेटा? ठीक है, क्लियर? हाँ, चलिए, तो प्लीज इस होमवर्क को पूरा करिए। नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, वहां से कुछ नए कॉन्सेप्ट के थ्रू। और जो बच्चे जिनको थोड़ा भी डाउट रह जाएगा, प्लीज लेक्चर को 2 बार देख लो, आपके पास समय है अभी। अगर बेस कमजोर रह जाता है तो बिल्डिंग ऊपर अच्छी नहीं बनेगी। अपने बेस को स्ट्रांग करना आपने आज, ठीक है? करेंगे मेरे लिए, ठीक है? और सभी बच्चे बेटा अपनी कॉपी में, 11th की कॉपी में आज की या कल की डेट जब भी आपने बैच स्टार्ट किया डाल लो, और उसके आगे लिखो कि मैं कर सकता हूं, मुझे डॉक्टर बनना है। और वो डेट याद रखना, जब भी डीमोटिवेटेड हो उस डेट को देखो और अपने डिसीजन को याद करो कि आपने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि आप मेहनत करोगे। ठीक है, इसी बात के साथ बैच को एंड करते हैं। बाय।